फॉर दिस पर्पस, सो टू कंट्रोल दैट और टू वाटर बैलेंस करके ये करने के लिए, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं, अंडरलाइन प्लीज, काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड इन ह्यूमन किडनीज। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, दिया है, यस विल सी। Here they are saying, wait I'll do it. Limbs of Henle's loop. Limbs मतलब हमने कौन से दो limbs पढ़े हैं? Loop of Henle में कौन से दो limbs हैं? Yes, descending here and ascending here. You have these two limbs. Loop of Henle के दो limbs है, ascending and descending. Yes. So these two limbs of Henle's loop of juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron हमने देखा है. What is juxtamedullary? जो सेल्स होते हैं उनको जक्स्ट्रा सेल्स बोलते हैं, एंड दैट होल apparatus जहाँ पे वो ऊपर के efferent arteriole एंड DCT PCT के जो सेल्स होते हैं वो मिला के पूरा जक्स्ट्रा apparatus बनता है, हमने यहाँ पे देखा पेज नंबर 182. So what happens and vasa recta, all these are responsible for this counter current mechanism. अब वो mechanism क्या है, अभी हम step wise देखेंगे, तो तुम ऐसे मार्क करके 1 2 3 अंडरलाइन कर देना कि वो steps क्या है. So first step is this mechanism involves passage of fluid from descending to ascending loop of limb of Henle's loop. So सबसे पहले क्या होता है, जो भी प्राइमरी यूरिन फॉर्म होता है इन योर ग्लोमेरुलस जो पीसीटी में आता है, वो क्या होता है, डिसेंडिंग से यहाँ पे नीचे आता है एंड देन इट एंटर्स द असेंडिंग लूप. ऐसे ही होता है पैसेज ऑफ यूरिन और प्राइमरी यूरिन इज लाइक दिस, डिसेंडिंग से आता है एंड इट एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब. So flow of tubular fluid is in opposite direction through both limbs. अभी क्या हो रहा है इसके limbs में, flow of what it is saying here, flow of tubular fluid is in opposite direction through both the limbs, hence the name opposite or current flow. यहाँ पे क्या हो रहा है, which fluid ये हो रहा है, opposite flow हो रहा है, ट्यूब्यूल मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, think, ऊपर डायग्राम देखो, see the diagram, लिम्स दिए हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. सो व्हाट दे आर सेइंग, वहां पे से जो फ्लो होता है यूरिन या प्राइमरी यूरिन, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है. सो वहां पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट. इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है. इन केस ऑफ वासा रेक्टा ब्लड फ्लोस फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ. अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये नहीं होता है, बैक फ्लो नहीं होता है यूरिन का, यूरिन यहाँ पे एक बार फिल्टर हो जाता है, नथिंग गोज बैक. पीसीटी से एक बार डीसीटी में यहाँ पे आ गए, इट इज नॉट गोइंग टू गो बैक. डीसीटी से सॉरी डी से असेंडिंग में आ गया, फ्रॉम हियर इट इज नॉट गोइंग टू गो बैक. तो इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट प्रिवेंट्स इट्स फ्लोइंग बैक आल्सो, एंड उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जो क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड आगे बनाता है, क्योंकि एक बार जो रीएब्सॉर्ब हो गया है वो वापस अंदर नहीं आ सकता. जहां से जो आयंस है, वाटर है, व्हाटएवर इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब, एंड फाइनली तुम्हारा जो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, इट हैज टू गेट एक्सक्रीटेड इन दैट फॉर्म. उसको वापस तुम डाइल्यूट नहीं कर सकते. बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि बॉडी को जैसे ही सेंस होता है कि देयर इज लेस वाटर, उसका ये काउंटर करंट वो स्टार्ट कर देता है, तुरंत हर चीज का रीएब्सॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है. एंड अगर पहले से पता है, मतलब ऐसा है कि बॉडी में पानी बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, आयंस भी मैक्सिमम एब्सॉर्ब कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक ही निकालेगा. क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर तुम उसके साथ आयंस भी निकाल दोगे तो यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. तो बॉडी का काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो बॉडी में वाटर का बैलेंस रखना, ठीक है. ये होम्योस्टेसिस का उसका काम है. अभी इसको बैलेंस रखने के चक्कर में क्या हो जाता है, यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. समझा. यहाँ पे जो भी प्राइमरी आ रहा है यूरिन, अभी यहाँ पे आने के बाद बॉडी को पता चला कि बॉडी में वाटर कम है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन क्या करेगा, वाटर का मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करेगा और मिनिमम वाटर भेजेगा यूरिन में, ठीक है. अभी यूरिन में मिनिमम वाटर कितना चाहिए, किस पे कौन से बेसिस पे डिसाइड होगा, कि उसमें वेस्ट कितना है. हमने अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक पढ़ा. यस. सो एवरी वेस्ट रिक्वायर्स अ मिनिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन. यस, नो, यस. तो यहाँ पे नेफ्रॉन पे एक प्रेशर ये है कि उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, बॉडी में वाटर बैलेंस रखना है, जिसकी वजह से उसको ये मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब करना पड़ रहा है.
बट बिकॉज हियर इट इज रीएब्सॉर्बिंग मैक्सिमम वाटर, तो जो भी सॉल्यूट है मतलब जो टॉक्सिक वेस्ट है आयंस ग्लूकोज जो भी इसमें जो फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, वो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है अगर तुम वाटर कम कर दोगे तो। यस नो, मैं नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। लाइक आई टोल्ड यू देयर इज अ ग्लास, ठीक है, यहाँ पे 2 ग्लास है और दोनों में तुमने क्या किया है, इतना सॉल्ट डाला है, ठीक है, दोनों में इतना सॉल्ट है। अब इसमें तुमने इतना पानी डाल दिया तो ये क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, और इसमें तुमने इतना ही पानी डाला है तो क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। समझा? अभी मैं ये बोल रही हूँ जब तुम्हारा प्राइमरी यूनिट ऐसा था, ठीक है, योर प्राइमरी यूनिट वाज दिस व्हिच वाज नॉर्मल डाइल्यूटेड, बट देन योर बॉडी फेल्ट इट रिक्वायर्स मच ऑफ वाटर, तो उसने क्या किया, इसमें से पानी निकाल लिया और इतना ही पानी रखा। अभी वो यूरिन क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है, बट बॉडी पूरा मतलब यहाँ पे नेफ्रॉन पूरा वाटर तो नहीं ले सकता, बिकॉज इसमें जितना भी तुम्हारा वेस्ट है उसको एक मिनिमम वाटर की तो जरूरत है एक्सक्रीशन के लिए। यस, तो अगर ये इतना है तुम्हारा जो सॉल्यूट, तो वाटर उतना तो लगेगा उसको एक्सक्रीट करने के लिए। अगर बॉडी को उतना भी वाटर नहीं जाने देना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसका ये सॉल्यूट है उसी को कम करना पड़ेगा। समझा? अगर ये सॉल्यूट ही कम हो गया तो पानी भी कम लगेगा। समझा? अभी वो सॉल्यूट कम कैसे करेगा, आयंस ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब करके, मतलब जहाँ पे जो सॉल्यूट है उसमें से भी कुछ चीजें वो रीएब्सॉर्ब कर लेगा, जैसे ग्लूकोज आयंस, ये कि बचेगा क्या, सिर्फ वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया जो भी वेस्ट है उतना ही बचेगा और उतने के लिए ही पानी लगेगा, एंड दैट इज हाउ इट मेंटेन्स। समझा? यस, क्या हुआ, वो पार्ट्स है वहां पे, इसमें लेबल नहीं किए हैं, इसके वो डायग्राम्स यहाँ पे दिए नहीं है, वासा रेक्टा ना, दे हैव बीन शोन बट इट इज प्रेजेंट हियर, नहीं दिया है ना, कहीं पे लेबल नहीं किया है, दिया है क्या, जस्ट सर्च वासा रेक्टा 184 पे है, हाँ, सो वासा रेक्टा वो नीचे के पार्ट्स ही है और कुछ नहीं है, हैंडले का जो ट्यूब है ना नीचे, दैट इज वासा रेक्टा। सो वॉल्स ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन एंड परमिएबल टू वाटर, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या है, दिस इज परमिएबल टू वाटर, मतलब वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है, एंड इट इज परमिएबल टू वाटर, whereas that of ascending limb is thick and it is impermeable to water, मतलब जितना वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होना है वो यहाँ पे पहले हो जाता है, यहाँ तक वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया है, अभी इसके आगे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, अभी कितना पानी बचा है उसके हिसाब से आयंस को बाहर निकाला जाएगा। समझा? यस नो, क्योंकि अभी यहाँ पे समझो 100 ml ही बचा है, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम आर्बिट्री एग्जांपल, कि अभी यहाँ पे पता चला कि 100 ml ही आया है, तो वो यहाँ पे आयंस को ऐसे रीअब्सॉर्ब करवाएंगे कि ये 100 ml में जितना वेस्ट जा सके उतना ही वेस्ट रखेगा, और बाकी जो भी आयंस है, पोटेशियम, सोडियम, जो भी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर सकता है यहाँ से उसको रीअब्सॉर्ब करेगा। अंडरस्टूड? किसको ये समझा है अच्छे से? You will have to go and read once. और what I will do is हिरेन सर के पास में एक YouTube है, वीडियोस आते हैं, तो वो ऐसा वीडियो होगा जो ये अच्छे से एक्सप्लेन करता होगा, कि बोर्ड पे I can just explain you by this, बट वीडियो में कैसे आता है पूरा 3D वो फ्लो दिखाता है कि कैसे वो रीअब्सॉर्प्शन होता है, so that will make you understand the concept better. ठीक है? So make sure अगर हिरेन सर तुम्हें कोई भी लिंक भेजते हैं तो तुम उसे देखो, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? एंड एक दो बार तुम ये रीड करोगे ना टेक्स्ट बुक में से तो और अच्छे से समझेगा, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट अगर मैं कितनी भी बार एक्सप्लेन करूँ जब तक तुम रीड नहीं करोगे, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है? देन इन द रीजन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब water diffuses from tubular fluid into tissue fluid due to which tubular fluid becomes concentrated। तो यही मैंने बताया ना कि वहां से अगर वाटर रीअब्सॉर्ब होना चालू हो जाता है, जैसे ही वाटर निकलना चालू हो जाता है तो ये सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनना चालू हो जाता है, क्योंकि अभी वाटर निकल रहा है, तो सॉल्यूट इंक्रीज नहीं हो रहा है, सॉल्यूट उतना ही है क्योंकि पानी कम हो रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी ज्यादा दिख रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बनना चालू हो गया है। देन ascending limb of Henle's loop is thick walled and its cells can reabsorb sodium, chlorine from tubular and release it into tissue fluids.
So due to this tissue fluid around descending limb becomes concentrated. तो descending limb में क्या होता है, पहले वो concentrated हो जाता है, बट ascending में आने के बाद क्योंकि वो ions का भी reabsorption चालू करता है, तो वो concentrated urine क्या है, वो भी धीरे धीरे कम less concentrated हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, क्योंकि पानी कम हो गया है तो ions भी कम कर रहा है. That is how it is reducing the concentration. So this makes them more water to move out from descending limb into the tissue fluid by osmosis. Thus, the tubular fluid passes down the descending limb. Its osmolarity, that is concentration, increases gradually due to water loss. Water कम हो रहा है तो अंदर के fluid का concentration बढ़ रहा है. Inside the primary urine is becoming more concentrated क्योंकि descending limb से water बाहर निकल रहा है. And on the other hand, progressively decreases due to sodium and chlorine. और सोडियम क्लोरीन निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन फिर कम हो जाता है, मतलब जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बन गया है यूरिन अभी वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अभी वाटर निकला है तो आयंस भी तो निकल रहे हैं ना, सो एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस देयर. So besides, whenever water retention is necessary, pituitary secretes ADH, antidiuretic hormone. ADH, it is very important hormone. ADH, इसका वहाँ पे दिया है कि पता नहीं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. तो ये हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से. और ब्रेन ये हार्मोन कब सेक्रेट करता है, पिट्यूटरी, व्हेनेवर देयर इज लेस वाटर इन द बॉडी. किडनी को यहाँ पे नेफ्रॉन को कैसे पता चलता है, जैसे मैं बोल रही थी कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो नेफ्रॉन को कैसे पता चलता है कि उसको ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करना है, बॉडी में पानी कम है, उसको आके कौन बताता है. मैंने बताया ना, बॉडी में केमिकल सिग्नलिंग्स चलते रहते हैं. कोई भी चीज अगर फंक्शन होनी है, कोई चीज को रुकना है, तो सब चीज को ब्रेन कंट्रोल करता है. So this antidiuretic hormone comes and gives a chemical signal that जैसे ये हार्मोन आता है, नेफ्रॉन और किडनी को पता चल जाता है कि बॉडी में पानी कम है. So this hormone is released from your brain. It comes to your kidney nephron, telling them you have to reabsorb maximum water. बॉडी में पानी कम है. तो मतलब यहाँ पे ये सिग्नलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. एंटीडायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन. स्पेलिंग मे बी रॉन्ग दिया है वैसोप्रेसिन. नीट में दोनों में से कोई भी तुमको कंफ्यूज करेगा, या तो वैसोप्रेसिन बोलेंगे या फिर एंटीडायूरेटिक हार्मोन बोलेंगे. So what here it says, ADH makes the cells in the wall of collecting ducts permeable to water. तो जैसे ही एंटीडायूरेटिक हार्मोन आता है तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट्स या फिर ये लूप ऑफ हेनले डीसीटी के जो सेल्स हैं वो वाटर, मतलब यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में वो सेल्स क्या हो जाते हैं, वाटर के लिए परमिएबल हो जाते हैं, मतलब वाटर वहां से निकलना चालू हो जाता है. Due to this, water moves from the tubular fluid into tissues, making the urine concentrated. तो यहाँ पे reabsorption, किडनी को reabsorption करना है, ये कौन सा हार्मोन बताता है, ADH. ADH stands for antidiuretic hormone. It is secreted by pituitary gland. ये याद रखना, बहुत बेसिक लगता है, बट इफ यू गो थ्रू नीट के पेपर्स देखोगे तो ये एंटीडायूरेटिक हार्मोन पे क्वेश्चन आता ही है. So next it says, cells in the wall of deep medullary part of collecting duct are permeable to urea. As concentrated urine flows through it, urea diffuses from the urine into the tissue fluid and from fluids into the tubular fluid flowing through this ascending loop of Henle. This urea cannot pass out from tubular fluid while flowing through thick segment of ascending limb DCT and cortical portion of collecting duct due to impermeability. However, while flowing through this collecting duct, water reabsorption is operated under the influence of ADH. तो कभी कभी क्या होता है, अगर पानी बहुत ही कम है बॉडी में, मतलब इतना भी नहीं है कि वो वेस्ट निकाल सकता है, तो वो पहले तो ये आयंस को रीअब्सॉर्ब करेगा, मतलब इसका रीअब्सॉर्प्शन बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, राइट. बॉडी अगर इसको रीअब्सॉर्ब करती भी है और स्टोर भी करती है, दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी टॉक्सिसिटी टू योर बॉडी, राइट. यस, बट ये निकालने के बाद भी अगर वाटर कम पड़ता है फॉर एक्सक्रीशन तो यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है, बट यूरिया ये डक्ट्स में ही रहता है. अच्छा, इट डजंट गो बैक हियर. इसलिए मैंने पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ लिया. व्हाट दे आर सेइंग इज, because there is less water, what they are trying to do is they are trying to reabsorb this also to urine, to make urine normally concentrated, क्योंकि बहुत ज़्यादा concentrated urine में lead to itching and pain during urination. बहुत ज़्यादा concentrated urine
इचिंग या पेन कॉज करता है बाय यूरिनेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए वो आयंस रीअब्सॉर्ब करता है, बिकॉज दीज आयंस कैन गो बैक हियर एंड दे विल नॉट कॉज एनी टॉक्सिसिटी टू द बॉडी। ठीक है, इट विल बी कि जस्ट वो एक्सेस में है बट दे आर नॉट टॉक्सिक टू योर बॉडी। ये निकालने के बाद भी अगर पानी कम है टू एक्सक्रीट व्हाटएवर वेस्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यूरिया भी रीअब्सॉर्ब करेगा और वो यहाँ पे ये डीसीडी और ग्लूकोफेनिक यहाँ तक ही रहेगा। इट विल नॉट गो बैक हियर और इट विल नॉट गेट एब्सॉर्ब्ड हियर। वो बॉडी में नहीं जाएगा, वो नेफ्रॉन के डक्ट्स में ही रहेगा। समझा? सो नेक्स्ट टाइम अगर पानी ज्यादा आता है तो वो फिर नेक्स्ट यूरिन के साथ निकल जाएगा। समझा? यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है बट वो ये डक्ट्स में ही घूमता रहता है। इट विल नॉट गो बैक टू द बॉडी और ब्लड एनीवेयर, इट विल बी देयर इन दिस डक्ट्स ओनली। फिर नेक्स्ट यूरिन जब फिल्ट्रेशन होगा, नेक्स्ट यूरिन जब पानी ज्यादा आएगा तो देन दैट यूरिया विल गेट फिल्टर्ड आउट। समझ रहे हैं? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, क्योंकि बॉडी को वेस्ट भी निकालना है और पानी भी बचा के रखना है। और वो वेस्ट नेफ्रॉन को उतना टॉक्सिक नहीं है जितना बॉडी को है। यूरिया बॉडी में टॉक्सिक है ना, नेफ्रॉन के लिए तो नहीं है ना, तो नेफ्रॉन अपने पास ही रखता है थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट पानी जब ज्यादा आता है तब वो रिलीज कर देता है। अंडरस्टूड? क्योंकि बाकी चीजें अगर रीअब्सॉर्ब हो रही है तो वो वापस बॉडी में जा रही है, बट यूरिया रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी में नहीं जा रहा है, वो नेफ्रॉन के डक्ट्स में घूम रहा है। सो इट इज नाइदर कॉजिंग टॉक्सिसिटी एंड यूरिन भी लेस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। समझा? कहाँ पे है? So due to this, urea concentration increases in tubular fluid and some urea again diffuses into tissue fluids in deep medulla region. मतलब वो नेफ्रॉन में ही घूमता है। Thus, same urea is transferred between segments of renal tubule and tissue fluid of inner medulla. This is called urea recycling. मतलब यहाँ पे यूरिया का recycling होता है, यूरिया वापस आता है and next यूरिन में वापस जाता है। This is recycling to make urine less concentrated. This is called urea recycling. It is operated for more and more water reabsorption. और water urea recycle क्यों करता है? Water reabsorption करने के लिए। क्योंकि अगर तुम यूरिन नेफ्रॉन बोलेगा कि मुझे इतना ही यूरिया सेक्रेट करना है, फिर उसको उतना पानी देना पड़ेगा। अगर उसको इतना यूरिया, समझो 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml, तो उसको 2 ग्राम्स अगर सेक्रेट करना है तो बॉडी हैज टू गिव दैट 100 ml. If your body cannot afford to give that 100 ml, बॉडी बोलती है मैं 50 ml ही वाटर दूंगा, फिर 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना पड़ता है। समझा? अंडरस्टूड? इट गोज प्रोपोर्शनली, इतना पानी है तो इतना ही यूरिया जाएगा। सो वो 1 ग्राम यूरिया निकाल के रखा, वो रिलीज हो गया। फिर नेक्स्ट यूरिन में क्या होता है, वो यूरिया वापस नेक्स्ट यूरिन में रिसाइकल होता है, नेक्स्ट यूरिन में वो रिलीज हो जाता है। और ये क्यों करते हैं? ताकि बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा देर के लिए रहे। समझा? And thereby excreting small volumes of concentrated urine. Understood? इसको एकदम अच्छे से समझा है जो मैंने बोला है, मतलब समझा है, अगर मैं पूछूंगी तो तुम्हें आएगा। इसको समझा है? Raise your hands and tell me. पूछूंगी नहीं, बट तुम खुद को be frank and tell me कि तुम्हें समझा है यूरिन यहाँ पे reabsorption, जितना मैंने बताया concentrated होता है नहीं होता है। नहीं समझा है तो I will explain once again. समझा है तो प्रॉपरली रेज योर हैंड, और नहीं समझा है, तुम लोगों को समझा है, तुमको नहीं समझा है, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। पूरा किसको समझा है? बाकी लोगों को कहाँ कंफ्यूजन है तुमको? स्टार्टिंग का समझा तो स्टार्टिंग का बता दो पहले। चलो स्टार्टिंग का तो समझा है ना, तो वो तो बताओ, फिर मैं एंड का बताती हूँ। चलो स्टार्टिंग क्या होता है? बॉडी को अगर पानी पानी ज़्यादा नहीं आ रहा बॉडी में, एंड पानी को मतलब तो जो यूरिया होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए मतलब नॉर्मल पानी चाहिए रहता है। तो अगर बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है तो फिर बॉडी पानी एब्जॉर्ब करती है वहाँ से, एंड यूरिया को थोड़ा ही पानी मिलता है तो उस हिसाब से बॉडी थोड़ा ही यूरिया एक्सक्रीट करती है और बाकी यूरिया नेफ्रॉन्स में स्टोर करती है। ठीक है, तुमको कहाँ से नहीं समझा? I repeat, everyone please pay attention. Afferent arteriole से तुम्हारा ब्लड आता है, एंड यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है या फिर
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड वापस क्लियरली यहाँ से निकल जाता है। एवरीवन नोज दिस, इफरेट आर्टेरियल से ब्लड जाता है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी यूरिन, ठीक है। वी कॉल इट एज प्राइमरी यूरिन। इट इज गोइंग टू हैव ग्लूकोज, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, पिगमेंट्स एक्सेट्रा, सब होगा उसमें। दैट इज गोइंग टू कम हियर इन पीसीटी। बिकॉज दिस इज हाईली कॉइल्ड, यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्टिव मतलब एक एक आयन जो जो जरूरी है उसका रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड हियर इन द डिसेंडिंग लिम्ब वाटर स्टार्ट्स टू रीअब्जॉर्ब। पहले वाटर रीअब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ से जो फ्लूइड है अभी यहाँ पे आ गया है और डीसीटी में आ गया है यहाँ पे। अभी डीसीटी या असेंडिंग लिम्ब में आने के बाद ये पता चला है कि वाटर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी वाटर यहाँ तक पहुंचा है वो सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ यूरिया को ही निकाल सकता है, मतलब सिर्फ 100 ml वाटर ही पहुंचा है। क्योंकि बॉडी को ये आ गया था, एंटी डायबिटिक हार्मोन आया है और उसने क्या किया, यहाँ के जो ये ट्यूबुल है इसके जितने सेल्स थे उनको वाटर परमिएबल कर दिया। वाटर परमिएबल मतलब इनमें से वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया है। एंड फाइनली जो बचा है वो 100 है, ठीक है। एंड वी नो 100 ml is can secrete only 2 grams of waste with few ions. तो ये डक्ट क्या करेगा, नाउ इट हैज टू डिसाइड कि इसको करना क्या है, इसको प्रायोरिटी किसको देनी है, यूरिया को देनी है कि आयंस को। इट नोज कि उसको प्रायोरिटी इसको देनी है कि इसको पहले बाहर निकालना है, व्हिच इज यूरिया। तो यहाँ पे ये आयंस का रीअब्जॉर्प्शन चालू करेगा, क्योंकि आयंस बॉडी में जाके टॉक्सिक तो होने वाले नहीं है, दे विल बी एक्सेस में पड़े रहेंगे बट टॉक्सिक नहीं होने वाले। whereas this may cause toxicity, even in नेफ्रॉन ज्यादा देर के लिए रहेगा तो टॉक्सिक होने वाला है। सो बॉडी नेफ्रॉन इसको प्रायोरिटी देगा, इन आयंस को रीअब्सॉर्ब करेगा और जितना वाटर बचा है वो जितना यूरिया निकाल सकता है उतना यूरिया उसमें डाल के वो कलेक्टिव डक्ट में यूरिन बना के भेज देगा, ठीक है। बट अभी इफ आई से यहाँ पे 8 ग्राम्स ऑफ यूरिया आया है एंड देयर इज ओनली 100 ml वाटर, तो आयंस निकालने के बाद भी अगर वो इसको भी प्रायोरिटी देता है, वो पुश भी करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम बैठ सकता है इसमें। व्हाट अबाउट रेस्ट 5 ग्राम्स, वो जाएगा ही नहीं और उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा ही नहीं। तो उसको ये 5 ग्राम्स यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, यस। तो ये यूरिन जो बना है 100 ml विद दिस 3 ग्राम यूरिया, ये डक्ट में आके इसमें आके एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन आएगा, यहाँ पे होगा, और अगर कभी बॉडी के पास पानी आ गया, मतलब तुमने दिन भर पानी नहीं पिया, रात को जाके पानी पी लिया, तो बॉडी में भी हाँ इसने अभी पानी पी लिया है, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पानी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ज्यादा पानी रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा, यहाँ पे वाटर का ज्यादा पानी लेगा और जो भी यहाँ पे 5 ग्राम स्टोर हुआ है ना उसको भी निकालेगा और जो नया फिल्ट्रेट हो रहा है उसको भी निकालेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज यूरिया रीसाइकिल। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो तुम निकाल नहीं सकते, पानी भी इतना ही है, तो पानी के हिसाब से जितना निकाल सकता है वो निकालेगा और बाकी का यहाँ पे रख देगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यूरिन कम्स विद इनफ वाटर तो वो यूरिया ये हो जाता है, समझा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं सेक्रेट कर सकते, इट विल बी टॉक्सिक टू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इट विल कॉज पेन एंड इन्फेक्शंस। तो बॉडी हैज टू लुक फॉर दैट आल्सो ना, कि निकालना है तो कैसे भी निकालो, राइट। अभी समझा सबको, एवरीवन। व्हाट इज नेक्स्ट, कहाँ तक पढ़ा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। चलो उसके बाद फिर चैप्टर मेरे पास ट्यूबुलर फ्लूइड मतलब उसमें जो होता है टिश्यू फ्लूइड, मतलब उसके जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है। ओके, देन इट सेज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज एसेंशियल इन द रीनल मेडुला फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अभी वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे भी होता है, वाटर अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होता है तो वी कॉल इट एज ऑस्मोसिस, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है तो इट इज ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस। So this osmotic gradient is maintained by vasa recta। तो नीचे जो vasa recta है ascending और descending limb के बीच में जो connecting region है that is vasa recta, तो वो ध्यान रखता है कि osmotic balance यहाँ पे maintain है, water reabsorption हो रहा है। Vasa recta also have descending ascending limbs
blood that enters the descending limb of vasa recta has normal osmolarity. जो enter हो रहा है उसका osmolarity normal है, but क्योंकि वहां से reabsorption हो गया है तो अभी जो ascending में जाएगा उसका osmolarity कम होगा. So due to this blood becomes more concentrated which now flows through ascending part of the vasa recta. This part runs through such region of medulla where tissue fluid is less concentrated. And because tissue fluid कम concentrated होता है, अभी क्या हो रहा है कि vasa recta यहाँ पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे medulla region भी है. You know यहाँ पे सिर्फ नेफ्रॉन नहीं है, this space ये पूरा medulla है, cortex medulla kidney का. अगर यहाँ पे ये सारे नेफ्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी region है ना, यहाँ पे भी cells and tissues है, तो यहाँ पे ions के concentration कम होते हैं. तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ions reabsorption होना, वो जो ions के नाम दिए, due to this it says this sodium, chlorine, urea molecules diffuse from the blood into the tissue. तो किडनी में जाके थोड़ी देर के लिए रह जाता है किडनी टिश्यूज में. एंड वाटर फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड. और वाटर ये वेस्ट तो टिश्यू में ही, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी कम है. आई टोल्ड यू कि यहाँ पे यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. ये रीअब्जॉर्प्शन होके ये टेम्पररी किडनी में ही रहता है स्टोर. ये वाला चीज किडनी में ही टेम्पररी स्टोर रहता है. बट ब्लड गोज बैक टू द बॉडी. वहां पे वही दिया है, ब्लड और वाटर गोज बैक टू द ब्लड इन द बॉडी. बट ये जो वेस्ट है जो एक्स्ट्रा निकाला है बाहर, वो यहाँ किडनी में ही, किडनी के टिश्यूज में ही रहेगा. सो नेक्स्ट टाइम जब यूरिन वापस बनेगा तो वो उसके साथ फिल्टर हो जाएगा. ओनली वाटर विल गो बैक टू द होल बॉडी. ये वेस्ट पूरा बाहर नहीं जाएगा. दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. So as to reabsorb water to maximum capacity, loop of Henle's are longer in desert animals like camels. तो ये जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो सब में डिफरेंट है. अगर यहाँ पे क्या बोला है, कैमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं, जिनमें पानी बहुत कम होता है, उनको पानी बहुत कम मिलता है, राइट. तो वहाँ पे इसलिए उनके जो लिम्स होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि बहुत देर तक यूरिन अंदर रहता है ना. यूरिन फॉर्मेशन को टाइम लगेगा, क्योंकि उनके ट्यूब्स जितने लंबे हैं तो वाटर को उतना पास होने के लिए उतना टाइम लगेगा, राइट. So for this reason this loop of Henle's are longer. Due to this camel excretes concentrated urine और उनकी urine बहुत, but their body has developed in such a way because they are constantly, उनमें evolution हुआ है, because they are constantly in a such a region जहाँ पे उनको already पानी कम है. So their system has become, or their system has evolutionized in such a way that their system can excrete concentrated urine. As far as possible हमारा body अभी तक उतना adapt नहीं हुआ है to excrete. Rarely it secretes, but then you will have painful urine. Coming to composition of urine. Urine का composition क्या है? Please underline. चलो ये इस पे short note आता ही है. It is, we all know that it is normally pale yellow color transparent liquid, and this liquid is due to the pigment urochrome. तो urine yellow किस लिए है? क्योंकि उसमें एक pigment है जो है urochrome. And the composition of urine again depends upon the food and fluid consumed by the individual. तुम क्या खाते हो, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारा यूरिन बॉडी उस हिसाब से बेस निकालता है. जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर जिनका सर्जरी हुआ है, जो बहुत हेवी मेडिसिन पे होते हैं, तो कंटिन्यूसली अगर उनके बॉडी में मेडिसिन ज्यादा है तो देयर यूरिन कैन बी ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लैक इन कलर आल्सो, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग दोस ड्रग्स, मेडिसिन. तो मेडिसिन भी बॉडी में फंक्शन होने के बाद जो उसके कैप्सूल्स वगैरह वो सारा एक्सक्रीट होना होता है. So everything comes in the urine and that changes the color of the urine. So what you eat is what you throw out. Well, yes, let us find out how. There are two ways. One by regulating water reabsorption through antidiuretic hormone and the other by electrolyte reabsorption through RAAS. We'll see ये क्या है. तो एक क्या है, बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को कम करने के लिए एक तो है एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो आपको वाटर बैलेंस करता है, और दूसरा है RAAS. So here it says hypothalamus. Again now hypothalamus is a part of your midbrain. ये तुम्हारे ब्रेन में होता है hypothalamus. Hypothalamus pituitary को कंट्रोल करता है. सबसे तुम्हारे अगर पूरे बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब हम बोलते हैं, बॉडी को हर चीज अगर कंट्रोल करती है, तो सबसे पहले ब्रेन में आता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, जिसको कंट्रोलिंग का काम है. हाइपोथैलेमस सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा, ठीक है, सिग्नलिंग का काम, कि उसको बॉडी से क्या काम करवाना है वो पिट्यूटरी को बोलेगा, और पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनाएगा पर्टिकुलर. अभी हाइपोथैलेमस बोलेगा कि नाउ प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी का ऑनसेट हुआ है एंड अभी स्पर्म या एग प्रोडक्शन चालू करना है. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी को समझेगा कि अभी बॉडी में प्यूबर्टी चालू हो रहा है. तो फिर
पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट करेगा या फिर दूसरा हार्मोन सेक्रेट करेगा एंड ये हार्मोन्स जाके तुम्हारे गोनाड्स में फंक्शन करेंगे. सो दिस इज आवर मेन सीक्वेंस स्टार्ट्स विद योर हाइपोथैलेमस. So hypothalamus in midbrain has special receptors called as osmoreceptors. They can detect change in osmolarity. बॉडी में अगर पानी कम ज्यादा होता है तो वो ये जो osmoreceptors है वो डिटेक्ट करते हैं. It measures the total number of dissolved particles per liter of solution. मतलब वाटर के 1 लीटर में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हुए. तो बॉडी में तुम्हारा ब्लड ज्यादा है कि नहीं, वाटर ज्यादा है कि नहीं, ये osmoreceptors चेक करते हैं कि अगर ब्लड है तो वो वाटर भी है तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्या, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है क्या, तो वो ऑस्मोसिस चेक होता है. If osmolarity of blood increases due to any reason such as after eating नमकीन or due to sweating, स्वेट होने की वजह से क्या हो जाता है, पानी कम हो जाता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है osmolarity. In other words, due to water loss from the body, अगर बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, these osmoreceptors trigger release of antidiuretic hormone. समझा? तो जैसे ही osmoreceptor सेंस करेंगे बॉडी में पानी कम है तो वो क्या करेगा, ये osmoreceptors हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी साथ में काम करके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करके किडनी को बोलेंगे वाटर रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर. अंडरस्टूड? सो देयर आर रिसेप्टर्स इन योर बॉडी व्हिच सेंस थिंग्स. तुमको ऐसा टच का सेंसेशन होता है, यू फील पेन एंड एक्सेट्रा. जैसे बॉडी के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं कि पानी कम है, ज्यादा है. देयर आर रिसेप्टर्स. So antidiuretic hormone from neurohypophysis, that is your posterior pituitary. मैंने उस दिन बताया पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं, anterior posterior. बताया कि नहीं बताया? योर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है और यहाँ पे पिट्यूटरी होता है. हाइपोथैलेमस थोड़ा ऊपर होता है मिड ब्रेन में और यहाँ पे नीचे पिट्यूटरी होता है. और पिट्यूटरी ऐसे 2 लोब्स का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट इसके अंदर ऐसे 2 लोब्स होते हैं. एक होता है एंटीरियर पोर्शन, एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन. ठीक है? एंड दोनों अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं. एंटीरियर में से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर में से अलग निकलते हैं. तो जो एंटी डाययूरेटिक निकलता है वो पोस्टीरियर में से निकलता है. एंड द पोस्टीरियर रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को अंडरलाइन दिया ही है, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो ADH स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ DCT. पहले का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी नॉर्मली भी करता है. यहाँ पे जब यूरिन बनता है तो यहाँ पे नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है, बट अगर बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पानी बहुत एक्सट्रीमली कम है और अगर ADH आता है तो यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से भी वो पानी रीअब्जॉर्ब कर लेता है. When antidiuretic hormone comes तो DCT में से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, बट एंटीडाययूरेटिक हार्मोन आके बताना चाहिए, मतलब वहाँ पे ADH का सिग्नल होना चाहिए तो ही DCT में से एब्जॉर्ब होगा, वरना जितना होना है वो डिसेंडिंग में ही एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है? This leads to reduction in urine volume and decreases in osmolarity of blood. Once the osmolarity of blood becomes to normal, अगर बॉडी में पानी आ गया है, osmolarity receptors have sensed कि बॉडी में concentration बराबर है, osmolarity is good. Activity of osmoreceptor cells decreases, leading to decrease in ADH secretion. This gives negative feedback. Negative feedback मतलब यहाँ पे नेफ्रॉन के कंट्रोल अभी छूट जाएंगे, अभी नॉर्मल यूरिन निकलने लगेगा. पहले पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था ना, सारे हार्मोन्स आके उसको बता रहे थे कि यू नीड टू डू रीअब्जॉर्प्शन. देयर वाज अ प्रेशर ऑन नेफ्रॉन टू रीअब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर. अभी अगर तुम पानी पीते हो और बॉडी का ब्लड या वाटर लेवल नॉर्मल पे आ जाता है तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स अभी दे कैन नॉट सेंस एनीथिंग क्योंकि ऑस्मोलैरिटी अभी नॉर्मल हो गया है ना. सो नाउ क्योंकि उनके रिसेप्टर्स अभी फंक्शन बंद कर दिए हैं, अभी ऑस्मोरिसेप्टर्स अगर बंद हो जाएंगे तो एंटीडाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेट होना बंद हो जाएगा. एंटीडाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेट होना बंद हो गया तो किडनी पे अभी प्रेशर नहीं है. Now kidney can release as much as water and जितना भी concentrated solution जो solute जमा किया था वो पूरा water के साथ अभी वो body excrete करना चालू कर देगा. Understood? Yes. So this is how you can survive for a longer period of time even if you don't drink water. बोलते हैं ना, if you don't drink water for a few days you can survive क्योंकि तुम्हारे ADH क्या करता है, यूरिन से maximum water reabsorption करता है. बॉडी को जितनी देर तक वो पानी सप्लाई कर सकता है उतना करेगा. एंड देन आफ्टर अगर तुम पूरा दिन भी अगर समर में ट्राई करो, तुम 6 घंटा भी पानी मत पियो, यू फील तुम बहुत डिहाइड्रेट हो रही हो बिकॉज दैट इज बॉडी तुमसे वाटर मांगता है क्योंकि इट हैज टू सेक्रेट. खा तो तुम रहे हो, यू आर ईटिंग, खाने के बाद तुम पानी कितना पीते हो और खाते कितना हो, तो प्रोपोर्शन कितना होता है व्हाट यू ईट वर्सेस हाउ मच यू ड्रिंक. तो उतना पानी भी तो पीना है ना कि अगर तुम उतना बॉडी को खाना खिलाते हो
उतना पानी भी तो दो ना एक्सक्रीशन करने के लिए, तो बॉडी एक्सक्रीट भी कैसे करेगा। एंड वाटर बाकी चीजों के लिए भी लगता है ना बॉडी में, इट्स नॉट कि सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए पानी लगता है, बॉडी के ऑस्मोसिस को बैलेंस रखने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। सो इन केस ऑफ हेमोरेज, व्हाट इज हेमोरेज, व्हाट इज हेमोरेज, कभी नहीं सुना, हेमोरेज सुना तो होगा, अंडरलाइन और बोला है और। In case of hemorrhage or severe dehydration, do osmoreceptors stimulate ADH secretion? मतलब जब बहुत ज़्यादा dehydration होता है, पानी कम हो जाता है, तो ये osmoreceptors ऑन हो जाते हैं और ADH secrete करते हैं। ADH is important in regulating water balance through kidneys. In case अगर किसी की body ADH release नहीं करती है, in absence of ADH, diuresis, that is dilution of urine takes place and person tends to excrete large amount of dilute urine. कि ADH नहीं आता है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो पर्सन कंटिन्यूअसली यूरिनेट्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अभी ये एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो बॉडी में वाटर बैलेंस कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, दैट इज वन मैकेनिज्म। नाउ अनदर मैकेनिज्म इज RAAS, which is renin angiotensin aldosterone system। क्या है? renin angiotensin and aldosterone system। ये तीन चीजें मिलके काम करती है और तीन चीजों को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा वर्ड सुना है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। This juxtaglomerular apparatus is also involved in water reabsorption। और water reabsorption किसके हेल्प से करता है? renin angiotensin aldosterone। वो तो सिस्टम है ना, वो तीन चीजें पूरा बट मैं क्या बोलूं, मैं सिस्टम नहीं बोल रही थी। आई एम सेइंग कि juxtaglomerular apparatus तीन चीजें हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से वो reabsorption करता है। Now we will see how these three things have different roles. Whenever blood supply due to change in blood pressure or volume, whenever blood supply to afferent arteriole decreases, अभी afferent arteriole मतलब क्या? जहाँ से glomerulus में blood आ रहा है। So whenever the supply of blood changes, मतलब वो कम हो जाता है, glomerulus में कम blood आने लगा है arteries में से, example low BP हो रहा है या dehydration हो रहा है, this juxtaglomerular apparatus cells क्या करते हैं? renin secrete करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक नॉर्मल ब्लड आता है अंदर विद अ नॉर्मल स्पीड, एक नॉर्मल वॉल्यूम एंटर होता है। ड्यू टू डिहाइड्रेशन और एनी रीजन आर्टेरियल से ब्लड बहुत कम आ रहा है, the water supply the blood supply from here is very less, तो यहाँ का juxtaglomerular apparatus क्या करेगा? renin secrete करेगा। क्या secrete करेगा? renin। then it says renin क्या करता है? please underline। renin converts angiotensinogen secreted by hepatocytes. What are hepatocytes? What are hepatocytes? Liver cells। लिखो उधर, liver cells। जैसे ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, किडनी सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वैसे लिवर सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, so what happens? Your liver cells, hepatocytes, they secrete angiotensinogen। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन क्या करता है? कन्वर्ट करता है टू व्हाट? देखो बोलो। समझा? Your liver has hepatocytes, liver cells। liver cells क्या बनाते हैं? एंजियोटेंसिनोजेन which is a precursor। ठीक है, वो वहां पे रहता है। Whenever यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, the juxtaglomerular apparatus के जो सेल्स है वो क्या करते हैं? रेनिन सेक्रेट करते हैं।
रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। कितना समझा? यस नो? तुम ये फ्लोचार्ट टेक्स्ट बुक में भी साइड में लिख सकते हो। यू राइट दिस लिवर, हेपेटोसाइट्स, एंजियोटेंसिनोजन एंड एंजियोटेंसिन, और लिखो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के सेल्स रेनिन सेक्रेट करते हैं। रेनिन एक्ट्स ऑन दिस एंजियोटेंसिनोजन एंड गिव्स यू दिस एंजियोटेंसिन। तो तुम्हें याद रहेगा। एंड दिस इज एंजियोटेंसिन 1। ये क्या है? एंजियोटेंसिन 1 है। तो यहाँ पे एक कन्वर्टिंग एंजाइम आता है जो 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। समझा? समझा एवरीवन? मैंने क्या बोला था कि RAAS इज अ सिस्टम जो रीअब्जॉर्प्शन में बैलेंस में कंट्रोल करता है। ठीक है? तो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या करता है? हमने 3 चीजें पढ़ी थी, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। अभी हमें पता चला कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से रेनिन आता है। ठीक है? एंजियोटेंसिन कहाँ से आता है? लिवर हेपेटोसाइट सेल्स से। पर ये एंजियोटेंसिनोजन आता है, और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। मतलब RAAS में क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन देता है। समझा? दिस रेनिन गिव्स एंजियोटेंसिन। समझा? यस? देन हाँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आती है जो क्या करती है? फर्दर मॉडिफाइज दिस एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 इज नॉट एक्टिव, एंजियोटेंसिन 2 इज द एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे दिया है ना 2 which is the active form of the hormone। समझा? Now अभी एंजियोटेंसिन 2 है, उसके 3 फंक्शंस है। It does 3 functions, it is listed there। First is constricts arterioles in kidney thereby reducing blood flow and increasing blood pressure। अगर बॉडी में पानी कम है ऑलरेडी तो यहाँ पे ब्लड भी कम आएगा, क्योंकि क्या होगा? जितना ब्लड आएगा उतना यूरिन बनेगा ना। तो अगर ब्लड ही कम आएगा तो यूरिन भी कम बनेगा, मतलब वाटर भी कम हो जाएगा, राइट? बिकॉज बॉडी हैज टू रीअब्सॉर्ब वाटर। तुम जितना डालोगे उतना यूरिन में आएगा। अगर तुम ब्लड ही कम सप्लाई करोगे तो फिल्ट्रेट भी कम आएगा, फिल्ट्रेट कम आएगा तो उसमें वाटर भी कम आएगा। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट इज वो क्या करता है, जो आर्टेरियल्स है या अफरेंट आर्टेरियल, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट छोटा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एंड ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड, इट स्टिमुलेट्स पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स को क्या करता है? वाटर, सोडियम, क्लोरीन को और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने पे हेल्प करता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। एंड थर्ड इज इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अनदर हार्मोन कॉल्ड एज अल्डोस्टेरॉन। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? वेयर आर योर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट? किडनी के ऊपर। समझा? यहाँ पे किडनी के ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स। एंड जैसे यहाँ पे कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स में भी बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेड्यूला है। समझा? एंड एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है? एड्रिनल ग्लैंड्स। अंडरस्टूड? So R, renin makes angiotensin, and from adrenal glands what comes is aldosterone। adrenal gland से aldosterone आता है। समझ रहा है? So what happens? Adrenal cortex to release another hormone called aldosterone, and aldosterone क्या करता है? DCT को stimulate करता है और collecting ducts to reabsorb more sodium and water। तो ये पूरा सिस्टम क्या करता है? एंजियोटेंसिन और ये जिस रेनिन का काम कुछ नहीं है, रेनिन एंजियोटेंसिन देता है। इट कन्वर्ट्स एंड गिव्स यू एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा? पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन करने को बोलेगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। एंड जो ये यहाँ से एड्रिनल से अल्डोस्टेरोन जो आएगा वो डीसीटी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। समझा? सो होल दिस सिस्टम इज व्हाट दिस सिस्टम इज डूइंग इज it is making these PCT DCT to reabsorb ions and reabsorb water maximum।
अगर दोनों में से एक सिस्टम इनफ है क्या, द क्वेश्चन इज अगर सिर्फ ADH या सिर्फ RAS इज इनफ और सफिशिएंट फॉर होमियोस्टेसिस, इट सेज बोथ आर एसेंशियल. ADH is also essential and RAS is also essential. Only ADH can lower blood sodium concentration by way of water reabsorption in DCT, whereas RAS क्या करता है, it stimulates sodium reabsorption that maintains the osmolarity. Osmolarity में क्या होता है, osmosis जब हम बोलते हैं it is movement of water from solute का concentration ना, तो solute क्या है बॉडी में, ions which is sodium and all. तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वो सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब करवाता है, आयंस को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाता है. यस, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडीएच की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि ब्लड में वाटर ही पहुंचा रहा है, वो रिटर्न सोल्यूट्स नहीं कर रहा है. बट आरएएस सिस्टम क्या करता है, वाटर और सॉल्ट दोनों को रीअब्सॉर्ब करता है, सो दैट यूरिन भी बैलेंस हो जाए और बॉडी का ब्लड भी बैलेंस हो जाए. समझा? आई रिपीट, what this antidiuretic hormone is doing is, अभी ये यूरिन है, यूरिन में से वो क्या करता है, सिर्फ वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है. ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड में पानी वाटर हो जाएगा तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा. यस, तो वो ब्लड को डाइल्यूट कर रहा है और क्योंकि यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, अभी यूरिन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है. समझा? यस, क्योंकि ब्लड डाइल्यूट हो रहा है, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज नहीं हो पा रहा है. Whereas what does this does is, इसमें से वो क्या करता है, it not just reabsorbs water, it reabsorbs सोडियम एंड अदर आयंस. तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट दोनों ब्लड में आ रहा है, तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बैलेंस हो रहा है, और क्योंकि वाटर और सॉल्ट दोनों प्रोपोर्शनेटली निकल रहे हैं, तो यूरिन इज बैलेंस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो रहा है. समझा? सो बोथ द सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर होमियोस्टेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? ओनली एडीएच कैन, ओके वो पढ़ लिया ना मैंने. एक्शन ऑफ एडीएच एंड आरएएस लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी. क्योंकि ये रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है. A large increase in blood volume and pressure stimulates arterial wall to produce arterial natriuretic peptide ANP. ये ANP क्या करता है? It inhibits sodium and chlorine reabsorption from collecting ducts. अगर ब्लड में ऑलरेडी सोडियम और क्लोरीन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ब्लड में सोडियम और क्लोरीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और उसका रीअब्सॉर्प्शन करने की जरूरत नहीं है. आरएएस का काम क्या है, बैलेंस करने का. ठीक है, बट अगर ब्लड में ऑलरेडी ये सब ज्यादा है तो वहां पे क्या आएगा, ANP. ठीक है, ANP है ना. हाँ, तो ANP आके इसको क्या बोलेगा, ये सिस्टम को डोंट एब्जॉर्ब आयंस. आयंस ऑलरेडी ब्लड में है, ये आयंस को क्यों एब्जॉर्ब करता है, कि ब्लड को ज्यादा डाइल्यूट नहीं हो. बट अगर ब्लड के पास ऑलरेडी इनफ आयंस है कि अगर पानी ऐड भी होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब भी होता है, तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो तब ये ANP आके बोलेगा कि तुम छोड़िए इसको, यहाँ पे जाने दो. This leads to condition called natriuresis, releasing excretion of sodium in urine. तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है, यूरिन में सोडियम आ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं natriuresis और diuresis. इसी वजह से यूरिन थोड़ा ज्यादा होता है. Kidney participate in synthesis of, underline this, calcitriol. Calcitriol, the active form of vitamin D, which is needed for absorption of dietary calcium. Deficiency of calcitriol can lead to brittle bones. तो किडनी क्या करता है, it is responsible for synthesis of this hormone. अगर तुम्हारा किडनी खराब हो जाता है तो ये हार्मोन नहीं बनेगा एंड विटामिन डी कम हो जाता है. ठीक है, सो ओल्ड एज पीपल पता है विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते हैं, सिर्फ सन से विटामिन डी नहीं काफी होता है. अगर किडनी खराब हो जाती है तो इंटरनल विटामिन डी कम हो जाता है, सो यू नीड टू टेक इंजेक्शंस ऑफ विटामिन डी, calcitriol. Okay, now they say there are other organs also in your body that are responsible for excretion, जैसे skin. We don't need to read that, but we know skin में sweat glands होते हैं, face पे या यहाँ पे sebaceous glands होते हैं, oil निकलता है. Yes, so all these skin, this sebaceous glands और this lungs से क्या excrete होता है, gases. Yes,
सो सिर्फ यूरिन एक एक्सक्रीशन नहीं है, देयर आर अदर एक्सक्रीशंस आल्सो योर बॉडी परफॉर्म्स। स्किन से स्वेट निकलता है, स्वेट से सॉल्ट्स भी निकलते हैं ना, राइट? यस, देन यू हैव दिस sebaceous glands which secretes oil from your skin, and then you have lungs which excretes carbon dioxide. Yes, now coming to diseases and disorders. अभी किडनी, अगर कभी भी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यूरिन अच्छे से नहीं निकल रहा है या फिर ये वेस्ट नहीं एक्सक्रीट हो पा रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होने लगते हैं. सो वी विल सी व्हाट आर दे. एक्सेसिव एल्ब्यूमिन इन यूरिन. एल्ब्यूमिन इज नथिंग बट, एल्ब्यूमिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन. अगर वो आता है यूरिन में, इसको अल्बुमिनुरिया बोलते हैं. इट इंडिकेट्स इंजरी टू एंडोथेलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे ब्लड प्रेशर मेम्ब्रेन्स में बढ़ जाता है, तो इंजरी और इरिटेशन टू किडनी सेल्स हो जाता है. किडनी के जो सेल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है तो वहाँ पे डैमेज होने लगता है. So it says injury or irritation of kidney cells by substances such as toxins or heavy metals. अगर तुम्हारे टॉक्सिन्स किडनी के सेल्स को हार्म करने लगते हैं, तब ये होता है, उसमें एल्ब्यूमिन आने लगता है. It says presence of excessive quantities of ketone bodies. कीटोन क्या है? These are जो भी तुम्हारे जो टॉक्सिक है, they are in various chemical forms, right? तो कीटोन बॉडीज भी होते हैं. अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो तुम स्टोन हो जाता है, पता है? तो यही होता है, तो टॉक्सिक बॉडी में बहुत तुम ज्यादा पानी नहीं पीते हो. मैंने कैसे बोला कि वाटर रीअब्सॉर्ब होने के बाद एक्सेस वेस्ट वो डक्ट्स में जमा करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम अगर पानी आता है तो वो उसको फिल्टर करे. बट एवरी टाइम इफ यू ड्रिंक लेस वाटर तो वो वेस्ट वहीं के वहीं रह जाता है. व्हाट इट इज डूइंग इज कि पहले उसको अगर एक्सक्रीट करना था, यहाँ पे उसको पहली बार पानी कम मिला तो उसने थोड़ा सा ही वेस्ट एक्सक्रीट किया, थोड़ा उसने डक्ट में रखा, वेटिंग कि नेक्स्ट टाइम अगर यूरिन आता है, पानी आता है, तो इट विल एक्सक्रीट. बट एवरी टाइम इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, तो यहाँ पे हर बार पानी कम ही आएगा, तो वो ये जो कलेक्ट हुआ है उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा. एंड वो अगर बहुत ज्यादा देर तक अक्यूमुलेट हो जाता है, देन इट विल बिकम टॉक्सिक. थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखना इज नॉट दैट टॉक्सिक, बट अगर तुम एवरी टाइम यू आर गिविंग लेस वाटर टू योर बॉडी, तो बॉडी के पास हमेशा पानी की स्केर्सिटी है, तो उसको एक्सक्रीशन में हर बार प्रॉब्लम आती है. तो हर बार वो इनफ टॉक्सिक नहीं निकाल पाता है, उसको थोड़े टॉक्सिक्स रखने पड़ते हैं. एंड देन दैट टॉक्सिक लीड्स टू डिजीजेस एंड disorders. First is kidney stone. They are also called as renal calculi. They may be formed in any portion of urinary tract. Kidney tubules में कहीं पे भी बन सकता है. और अभी ये जो stones बनते हैं वो अलग अलग stones होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक्स बॉडी में जमा होते हैं ना, तो कोई भी टॉक्सिक का स्टोन बन सकता है. जैसे कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, स्ट्रूआइड के स्टोन्स बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स. मतलब जो भी टॉक्सिक ज्यादा बन जाता है या ज्यादा रह जाता है, उसका फिर वहाँ पे क्लम बन के स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट इज कैल्शियम स्टोन? यूजुअली आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन जाते हैं. स्ट्रूआइड क्या है? दीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो स्टोन्स हो जाते हैं. देन यूरिक एसिड. व्हाट डू वी एक्सक्रीट? वी एक्सक्रीट यूरिक एसिड और यूरिया. वी एक्सक्रीट यूरिया, बट वो कन्वर्ट होता है ना हमारे बॉडी में. अमोनिया सब में बनता है, जो अमोनिया सेक्रेट करता है उसमें अमोनिया सेक्रेट हो जाता है, और जो अमोनिया रिलीज नहीं कर पाता उसकी बॉडी उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, जो यूरिक एसिड रिलीज करता है. और जो यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट नहीं कर पाता उसकी बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है. वैसे सो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं. इफ पीपल हु डोंट ड्रिंक इनफ वाटर और कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट कैन सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टोन. अगर तुम प्रोटीन भी बहुत सारा खा रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, कन्वर्जन नहीं हो पाता उसका. And lastly, cystine stones. It is a genetic disorder that causes kidney to excrete too much of amino acids. बहुत ज़्यादा amino acids excrete, वो genetic disorder होता है. Then what are the symptoms? Intermittent pain below rib cage. Stone होता है तो abdominal region जो होता है, यहाँ पे kidney जहाँ पे होती है हमारी, वहाँ पे तुम्हें pain होता है. And hazy brownish reddish pinkish urine. क्योंकि अगर pigments निकलते हैं तो depending कि कौन सा stone है, वैसे pigments के हिसाब से वो कलर का, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. एंड स्टोन जब होता है तो देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, देयर इज ऑलवेज अर्ज टू पास यूरिन एंड पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, यू विल ऑलवेज हैव पेन व्हाइल एक्सक्रीटिंग concentrated urine or urine with the stones. So what is the diagnosis? इसका तुम कर क्या सकते हो? यूरिक एसिड कंटेंट ऑफ ब्लड, कलर ऑफ यूरिन, किडनी का एक्सरे, सोनोग्राफी ऑफ किडनी, ये सारा टेस्ट करके तुम
पता कर सकते हो कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है। अगर स्टोन्स हैं तो वो दिखाई देंगे, अगर इन्फेक्शन है तो तुम्हें यूरिन का या फिर ब्लड का वहाँ पे यूरिक एसिड वो सब तुम्हें टेस्ट करना होगा कि ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है क्या, यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू नीड टू डू योर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। और उसमें भी कुछ नहीं पता चलता है तो किडनी का एक्सरे या सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है उसमें स्टोन है। नेक्स्ट इज यूरेमिया। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 0.01 to 0.03% यूरिया, ब्लड में इतना ही होता है, बट इफ इट राइजेस टू 0.05 और above that it is called uremia, it is harmful and will lead to kidney failure, क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किडनी पे लोड आता है एक्सक्रीशन का, और किडनी का एक मिनिमम कैपेसिटी है वो उतना ही एक्सक्रीट कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर उस पर लोड आया तो किडनी फेल्स। ठीक है, और किडनी फेल जनरली किसमें होता है, जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं या फिर जो लोग बहुत कंटिन्यूअसली मेडिसिन 2, 3, 8, 6 साल से जो कंटिन्यू मेडिसिन खाते हैं, मतलब क्योंकि बॉडी का नॉर्मल वेस्ट भी निकालना होता है जो तुम खाते हो और मेडिसिन का भी वेस्ट होता है, तो जो हेवी डोज मेडिसिन होते हैं उसको किडनी उतना अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। तुम्हारा बॉडी नेचर में खाना डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करने के लिए बनाया है, मेडिसिन नहीं। यू आर फोर्सिंग योर बॉडी टू एक्सक्रीट दैट, तो किडनी बेचारा कर रहा है, फिर उसका भी एक कैपेसिटी है, उसको जितना आता है वो उतना ही करेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकता, बिकॉज योर किडनी हैज नॉट बीन डिजाइन बाय नेचर कि हाँ आगे जाके तुमको मेडिसिन एक्सक्रीट करना होगा, उस हिसाब से तुम्हारी किडनी नहीं बनेगी, राइट। सो एक्सेस मेडिसिन विल लीड टू किडनी फेलियर। Nephritis, it is inflammation of kidney characterized by proteinuria caused due to increased permeability of, अगर इसका ये हमारा ग्लोमेरुलस का permeability बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, मैंने कैसा बताया था कि ब्लड में प्रोटीन और सेल्स ग्लोमेरुलस में नहीं आते हैं, बाकी सारी चीजें आती है, राइट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस। बट अगर ग्लोमेरुलस के सेल्स का कैपिलरीज का परमेबिलिटी बढ़ जाता है तो कभी कभी प्रोटीन भी आ जाता है यूरिन में, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेफ्राइटिस। Then there is renal failure, which is nothing but kidney fail. It is decrease or cessation of glomerular filtration. It is classified into 2 types. एक होता है acute, एक होता है chronic। acute में क्या होता है, sudden worsening of renal function, तुरंत renal function में problem आ जाता है। That most commonly happens after severe bleeding, और bleeding भी होता है, there will be urine in your urine में blood आ जाता है। एंड देन नेक्स्ट क्रॉनिक वाला क्या होता है, इट इज प्रोग्रेसिव एंड जनरली इरिवर्सिबल। अक्यूट में कैसा है, थोड़ी देर के लिए होता है, मेडिसिन हो सर्जरी हो तो वो नॉर्मल भी हो जाता है। क्रॉनिक मतलब परमानेंट किडनी फेल, या भी तुम उससे कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू गो ऑन, एक किडनी चल रही है तो उस पर जिंदा रहो, नहीं तो फिर डायलिसिस पे चले जाओ। डायलिसिस सुना तो है ना, जिनकी किडनी फेल होती है उनका ब्लड फिल्टर नहीं होता है तो एवरी 8-15 डेज उनको जाना पड़ता है, तो उनका मशीन होता है डायलिसिस मशीन, उनको पूरे बॉडी का ब्लड फिल्टर होकर वेस्ट निकाला जाता है। हीमोडायलिसिस यहाँ पे दिखाया है, when renal function falls below 5 to 7% accumulation of harmful substances, क्योंकि अभी ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, तो सारा वेस्ट बॉडी में ही accumulate होने लग गया है। In such a condition, the person has to go for artificial means of filtration of blood. You have already studied about hemodialysis, पढ़ा है कभी? Wherein dialysis machine is used to filter blood, वो मशीन होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड से तुम्हारा बॉडी का ब्लड जाता है, डायलिसिस में फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट वेस्ट निकालता है, दूसरी साइड से वही ब्लड तुम्हारे बॉडी में वापस आता है। In hemodialysis, blood is filtered outside the body using dialysis unit. In this procedure, what happens? Please underline from here. Patient's blood. Patient's blood is removed generally from radial artery में से निकालते हैं. It is passed through a cellophane tube. वहाँ पे जो ट्यूब है उसमें से पास होता है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलस में से सेमी परमिएबल होता है जो वेस्ट लेता है और बाकी बॉडी ब्लड और कंपोनेंट्स को रिलीज करता है, वैसे ये जो ट्यूब है सेलोफेन, ये क्या है, सेमी परमिएबल है। दिस ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड कॉल्ड dialysate. Dialysate is isoosmotic to normal blood. Hence only excess salt is present in plasma, क्योंकि वो ब्लड के जैसा सेम कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइजाइलेट में, तो क्या करता है, जो वेस्ट और हार्मफुल है उसी को निकालता है, इट इज सेमी परमिएबल, और बाकी ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को ब्लड में वैसे ही रखता है, एंड दैट ब्लड अगेन कम्स टू अनदर, इससे हमारे बॉडी में वापस छोड़ा जाता है। Hence only excess salt if present is get वो डाइजाइलेट में जाता है, बाकी पूरा ब्लड में वैसे ही रहता है। वेस्ट सब्सटेंसेस
begin being absent in the dialysate move from blood into the dialysing fluid. तो जो वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ब्लड में से क्या किस में जाते हैं, वो डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं. फिल्टर्ड ब्लड इज रिटर्न टू द वेन. जो फिल्टर्ड ब्लड है वापस बॉडी में डाल दिया जाता है. In this process, it is essential that anticoagulant like heparin is added. अभी क्या हो रहा है, जब तक हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं. एंटीकोएगुलेंट्स मतलब जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते. व्हाट हैपेंस इफ तुम्हारे बॉडी का ब्लड क्लॉट हो जाएगा, सर्कुलेशन होगा, यू विल डाई विद इन मिनट्स. ठीक है. तो यहाँ पे डायलिसिस में जब बॉडी के बाहर ब्लड आ रहा है तो क्लॉट हो गया, तो यू हैव टू मेंटेन दैट आल्सो कि ब्लड क्लॉट नहीं हो. तो जो भी ट्यूब्स में से वो पास होता है वो सारे ट्यूब्स में एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही वापस बॉडी के अंदर जाए. वरना क्लॉट्स आने चालू हो गए, तुम्हारी आर्टरीज में ब्लॉक हो गए तो तुम गए, डायलिसिस भी गया और तुम भी गए. The blood has to move slowly through the tube and hence the process is slow. और ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे करना पड़ता है. प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो आर्टरीज और वेन्स में ब्रेक. नेक्स्ट इज पेरिटोनियल डायलिसिस. अभी ये इसमें क्या होता है, द डायलाइजिंग फ्लूइड जो है इट इज इंट्रोड्यूस इन द एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी. इसमें पहले डायलिसिस में क्या होता था, ब्लड बाहर निकाल के फिल्टर होता था. दिस पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड आता है डायलिसिस का, उसको एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी मतलब उधर जहाँ पे यूरिन होता है वहाँ पे डाला जाता है. द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल डायलाइजिंग मेम्ब्रेन. तो वहाँ पे डायलिसिस जो फ्लूइड डालते हैं इसमें क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट या जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स है वो फ्लूइड में से पास होता है. दिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड आउट आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उसको थोड़ी देर के लिए डालते हैं और जो भी वो वेस्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करता है, वहाँ के मेम्ब्रेन्स को परमिएबल कर देता है. मेम्ब्रेन्स परमिएबल हो जाते हैं तो उससे वेस्ट बाहर निकलता है. और जैसे उसका भी स्पेसिफिक टाइम है कि इतनी देर के लिए वो रहता है और उतनी देर के लिए रखने के बाद क्या हो जाता है, वेस्ट कलेक्ट हो जाता है और वो कैपिलरीज में बाकी कंपोनेंट्स अंदर ही रहते हैं, सिर्फ वेस्ट निकलता है. तो डायलाइजिंग फ्लूइड और वेस्ट साथ में कलेक्ट करके बाहर निकाला जाता है. अंडरस्टूड? यस, नो. जो भी तुम्हारा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जहाँ पे यूरिन बनता है किडनी वगैरह में, वहाँ पे वो डायलाइजिंग फ्लूइड डाल देते हैं. डायलाइजिंग फ्लूइड आने की वजह से वो मेम्ब्रेन्स जो भी है जहाँ पे ब्लड आता जाता है वो सेमी परमिएबल हो जाते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस में होते हैं. तो वहाँ पे भी वो सिमिलरली वही करता है, सेमी परमिएबल बनाता है डायलाइजिंग फ्लूइड और सारे वेस्ट को बाहर निकालता है. और फिर बाद में तुम वो फ्लूइड और वो वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट. और डायलिसिस मतलब पेशेंट का बॉडी कैसा है उसके हिसाब से टाइमिंग देते हैं कि तुमको इतने दिन में डायलिसिस करना है या तुमको इतने दिन में डायलिसिस करना है. ऐसे इट कैन बी कैरिड आउट एट होम और एट वर्क और वेरेवर ट्रैवलिंग. और ये डायलिसिस जो है पेरिटोनियल, बिकॉज यू जस्ट हैव टू टेक दैट डायलिसिस फ्लूइड, इट कैन बी कैरिड आउट एट होम आल्सो, क्योंकि वो मशीन है डायलिसिस का, तो तुम्हें वहाँ पे सेंटर्स पे जाना पड़ता है. Kidneys are associated with secretion of erythropoietin, renin, calcitriol, which is not possible during dialysis machine. एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारी बॉडी जब एक्सक्रीट करती है तो ये सारी चीजें एक्सक्रीट करती है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल जो एक्सेस है. वहाँ पे जो सिस्टम्स है, जो फ्लूइड यूज करो या फिर तुम डायलिसिस के लिए जाओ, वो सिर्फ टॉक्सिक के लिए होता है, वो अभी तक इतना नहीं है कि वो इसको निकाल सके. इसलिए क्या होता है, और लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास एक बचता है, अगर तुम्हारे दोनों किडनी फेल हो गए, यू डोंट वांट टू गो फॉर डायलिसिस, देन वन ऑप्शन इज किडनी ट्रांसप्लांट. बट वो भी उतना इजी नहीं है क्योंकि तुम किसी और के बॉडी का ऑर्गन दे रहे हो. तुम्हारे बॉडी में एक टाइनी बैक्टीरिया भी आ जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है. इमेजिन एक पूरा ऑर्गन तुम्हारी बॉडी में आ रहा है, तो कितना भी कंपैटिबिलिटी कर लो, कितना भी ब्लड टेस्ट कर लो, कितना भी मैच कर लो, यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स आल्सो, फिर भी तुम्हारे बॉडी के लिए वो क्या है, इट्स एन एंटीजन, इट्स अ फॉरेन मटेरियल. और अगर तुम्हारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, किडनी या कोई भी ऑर्गन, अगर तुम ट्रांसप्लांट करते हो, तुम्हारा कितना भी 100% डोनर मैचिंग हो तुम्हारे बॉडी के साथ, तुम्हारे मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, ऑर्गन लेने के बाद तुम्हें इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है. यू नीड टू टेक मेडिसिन जिससे तुम्हारी इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस हो जाता है, क्योंकि तुम जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट करने ही वाली है. उतना नहीं, थोड़ा बहुत तो एक्ट करेगी, राइट? तो उसको वो एक्ट ना करे और तुम्हारा ऑर्गन अच्छे से वहाँ पे रहे, तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है. और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अगर तुमने खुद ने सप्रेस किया है, कोई भी इन्फेक्शन तुम्हें आसानी से हो सकता है. इट्स अ वेरी रिस्क इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. It is organ transplant of a healthy kidney into a patient with end stage renal disease. Kidney transplantation is classified as, again it depends, जो डोनर है और लिविंग डोनर किडनी
मतलब कोई डोनर दे रहा है या कैसे तुम किडनी ले रहे हो। लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट आर फर्दर क्लासिफाइड, वो जेनेटिकली रिलेटेड होनी चाहिए। तो किसी की अगर किडनी ले रहे हो तो तुम्हारा जेनेटिकली रिलेटेड होना चाहिए। मैंने बोला कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए। तुम किसी का भी किडनी नहीं डाल सकते, जैसे ब्लड किसी का भी तुम नहीं ले सकते, किडनी की तुम किसी की भी नहीं ले सकते। इट शुड बी लिविंग रिलेटेड और नॉन रिलेटेड, पर वो ट्रांसप्लांट मैच होना चाहिए। एंड इफ यू आर डूइंग दैट ट्रांसप्लांट यू हैव टू सप्रेस योर किडनी, ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी नहीं कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा वर्क नहीं करता, देयर आर चांसेस कि बॉडी उस पर रिएक्ट कर ही देती है। एंड कभी कभी अगर ऐसा होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर भी लिया और तुम्हारी इम्यून सिस्टम ने उसको एक्ट किया, देन तुम किडनी ट्रांसप्लांट भी गए और तुम भी गए। तो ये सब में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हारा अभी जो सिस्टम जैसा है उसको वैसे ही बहुत अच्छे से संभाल के रखना, राइट। यस, तुम कितने भी पैसे दे दो वो चीज बाद में नहीं मिलेगी। नन ऑफ योर ऑर्गन्स तुमको तुम्हारे जैसा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वो आया है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करना होता है, बिकॉज़ दोज आर योर सेल्स, दोज आर योर सेल्स। वही सेल्स से तुम्हारी बॉडी बनी है ना, तो वो सेल्स आगे जाके कभी भी तुमको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन रिवाइव दोज सेल्स, give them proper signaling and make organ out of that and you can take your organ to you. But उसको सिर्फ संभालने के कितने पैसे देने पड़ते हैं every year? lakhs of rupees. अब पता चला मरने तक काम ही नहीं आया तो इससे अच्छे संभालो भी मत, जो है उसी को संभाल के रखो। कि उसको संभालने में पैसे देते हो ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को तुम 20, 30, 50 साल के होने तक उसमें पैसा डालोगे, वही पैसा तुम अपनी हेल्थ के लिए खर्चा करोगे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? That is all business. समझा chapter? Okay. I will make an assignment for this chapter. Give it to sir. The reason for assignment is you will have to read your textbook and make answers. ठीक है? Answers बनाने हैं. And as soon as you are done with that, तुमको enough time दिया जाएगा. 2 दिन बहुत हो गए ना? You will get enough time of 2 days to complete the assignment. फिर ज़्यादा दिन दिए तो तुम वैसे भी last day पे करते हो. कोई पहले करता नहीं. If I tell you ना 10 days, तुम 9th day की रात को बैठोगे असाइनमेंट। Yes? तो इसलिए नहीं, I know 9th day पे ही बैठोगे। If you have any doubt while doing the assignment,